हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपके डोमेस्टिक साइंस एग्जाम, एलटी ग्रेड और बिहार पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास ही रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वसा युक्त आहार है, गरिष्ठ आहार है, संतुलित आहार है एंड प्रोटीन युक्त आहार। तो आप लोग बताइए। देखिए, क्वेश्चन में ही आपके की पॉइंट छुपा हुआ होता है। की पॉइंट क्या है? भोजन के सभी आवश्यक घटक और सही अनुपात में, यही आपका की पॉइंट हो गया। तो जहां आपका आवश्यक घटक सही अनुपात में भोजन की बात हो जाए, तो वहां आप संतुलित आहार पे राइट टिक करेंगे, यानी कि संतुलित आहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, यानी कि एक दवा का नाम है। दवा का नाम क्या है? एसिटामिनोफेन, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से किस विफलता का कारण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है फेफड़े है, किडनी है, लीवर है या मस्तिष्क है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए, जो एसिटामिनोफेन विषाक्तता टैबलेट होती है, दवा होती है, ये आपके लीवर फेलियर का कारण होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ई कोली है, तो ई कोलाई क्या है, आपको ये बताना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, न्यूट्रल बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है या उपयुक्त सभी है। तो देखिए, जो आपका ई कोलाई होता है ना, पहले तो हम इसका पूरा नाम जान लेते हैं। इसको बोलते हैं इरेचिया। कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो क्या है इसका? इसका नाम है इरेचिया। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए इसकी है ई एस, एक सेकेंड में ठीक से लिख देती हूँ इसको, ई एस सी एच ई आर आई सी एच आई ए। इसको हम इरेचिया कोलाई के नाम से जानते हैं। ये होता है आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्या होता है? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ये नॉर्मली मानव में, यानी कि मनुष्य में और जानवरों के पेट में कुछ मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बासी ब्रेड में आमतौर पर किसका असर होता है, आपको ये बताना है। मोल्ड का होगा, बैक्टीरिया का होगा, कीड़े का होगा या वायरस का होगा। तो बात की जा रही है बासी ब्रेड की, तो बासी ब्रेड के आपके मोल्ड का असर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोल्ड होता है ना, आपके इसमें पतले पतले टाइप के होते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, जो मॉइस्चर में और अंधेरे में बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये आपके ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के भी दिखाई देते हैं। और मोस्टली पनीर में, जेली में, जैम में, अचार में, मुरब्बे में और डबल रोटी में, बासी ब्रेड में एक जाल जैसा बना लेते हैं। यही होते हैं आपके मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते क्यों। क्वेश्चन तो एक यही क्लियर है, क्योंकि जो आपके एनिमल प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं, वो आपके नेचुरल प्रोटीन से ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? अधिक प्रोटीन होता है इसमें, अधिक अमीनो एसिड होता है, उत्तम संतुलित प्रोटीन होता है या उत्तम संतुलित अमीनो एसिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इसमें क्या होता है? उत्तम संतुलित अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है, ये बताना है आपको। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और जो ये आपका सेशन चलते हैं, इस सेशन में मोस्टली आपके पीवाईक्यू होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में मिथाइनिन है, टायरोसिन है, हिस्टिडीन है एंड ट्रिप्टोफैन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डोपामाइन होता है ना, तो डोपामाइन आपका क्या करता है? मिथाइनिन का क्या करता है? ये संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन आपके 20 अमीनो अम्लों के भिन्न संयोग शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डैश होते हैं, तो क्या होते हैं आपको ये बताना है। अंतःरूपी होते हैं, बाहर रूपी होते हैं, बहुलक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो आपके क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर है आपको ये। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये आपका मॉक टेस्ट है, तो आपको अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता कितनी होती है। आपको क्या बताना है, एक एडल्ट पर्सन के डाइट में प्रोटीन की मात्रा बतानी है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन में 2 ग्राम प्रति शरीर भार, 3 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, ठीक है, या आपका 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, या लास्ट ऑप्शन है 1.5 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। तो जो आपके आईसीएमआर के द्वारा प्रस्तावित है वो उसमें आपके आरडीए में है 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको 0.8 ग्राम भी दिया हुआ है ना प्रति किलो शरीर भार, तो आपको इस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। ठीक है, तो 0.8 दिया हो चाहे 1 ग्राम दिया हो, जो भी दिया हो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, ये बताना है। ऑप्शन में क्लार्क विधि है, छानकर है, उबालकर है, या इनमें से सभी है। तो जब हम अधिक मात्रा में क्या करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, तो अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करेंगे तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। तो उसके लिए आपकी सबसे उपयुक्त विधि क्लॉक विधि भी होगी, छानकर भी होगी, उबालकर भी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, लार में पानी की मात्रा कितने परसेंट होती है, ये बताना है आपको। 96.9% है, 43.2% है, 99.27% है, या 45%। तो आपकी लार में जो पानी की मात्रा पाई जाती है वो होती है 99.27 यानी कि 27%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं, आपको ये बताना है। किसको, इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं। स्लो सैंड फिल्टर को कहेंगे, रैपिड फिल्टर को कहेंगे, पेवेटी फिल्टर को कहेंगे, या प्रेशर फिल्टर को कहते हैं। तो जो इंग्लिश फिल्टर होता है ना, इंग्लिश फिल्टर आपके स्लो सैंड फिल्टर को कहेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका स्लो सैंड फिल्टर होता है, ये आपका इंग्लिश फिल्टर होता है, एक पीने योग्य उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे पानी के उपचार के लिए जल शोधन में स्लो सैंड फिल्टर यानी कि धीमी रेत वाला सिस्टम होता है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, आप लोग बताइए। सोडा का करेंगे, नमक का करेंगे, चूना का करेंगे, सभी का करेंगे। बात हो रही है स्थायी कठोरता की, तो जल की जो आपकी स्थायी कठोरता होती है उसको सोडा डालकर दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडा का आपका, सोडे को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एलिन नामक यौगिक किस में पाया जाता है, ये बताना है आपको। लहसुन में होता है, हल्दी में होता है, दालचीनी में होता है, लौंग में होता है। तो एलिन नामक यौगिक जो होता है ये आपका लहसुन में पाया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरस, एंटी फंगस, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है इसके अंदर। ठीक है, किसमें, लहसुन में। और लहसुन में सल्फर जो होता है काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका कारण, इसी के कारण क्या होता है, इसका स्वाद जो होता है थोड़ा कड़वा सा होता है। किसके कारण, सल्फर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दूध से पनीर बनाने के लिए इसके प्रोसेस में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट होता है, आपको ये बताना है। पीएच 6.5 पे, पीएच 4.6 पे, पीएच 7.5 पे, पीएच 3.0 पे। तो आपका दूध से पनीर बनाने के लिए किस पीएच पर जो केसीन आपका प्रेसिपिटेट होता है वो पीएच का मान होता है आपका पीएच 4.6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थों में किसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं होता है। चावल में होता है, अंडे में होता है या मूंगफली में होता है। तो जो आपका पूछा जा रहा है किसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल आपका एग में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और एक अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसको एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। अगर इसकी अधिक मात्रा अगर अधिक मात्रा हो जाए बॉडी में तो हार्ट की दिक्कत हो जाती है, दिल के दौरे होते हैं, हार्ट ब्लॉकेज, हृदय संबंधी और बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश होता है, यानी कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर पाया जाता है ये बता रहे हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है या ट्राइग्लिसराइड होता है। तो जो आपका हाई क्वालिटी का यानी कि उत्तम क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हम HDL के नाम से जानते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका मिलावट कहते हैं, तो आपको ये बताना है एडल्ट्रेशन जो होता है वो किसे कहते हैं। बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, या भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, या अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, या उपयुक्त सभी को। बात हो रही है मिलावट की। तो मिलावट आपकी बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को भी कहते हैं, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को भी कहते हैं, और अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। और जो आपका एडल्ट्रेशन के लिए एक्ट आया था वो आया था आपका 1954 में। ठीक है, कब आया था, 1954 में आया था, और 1 जून 1955 से ये लागू किया गया था। इसको मिलावट निरोधक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका मूंगफली को खराब करने वाला तत्व कौन सा है। ऑक्सलेट है, ग्लाइकोजन है, एफ्लाटॉक्सिन है या बोtulism टॉक्सिन है। तो आप सबको पता है जो बोtulism होता है तो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ के लिए होता है, उनको खराब करता है। और बात हो रही है मूंगफली की, तो मूंगफली में क्या आ जाएगा, मूंगफली को खराब करने वाला तत्व होता है आपका एफ्लाटॉक्सिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेता है वह क्या कहलाता है। देखिए क्या होगा, रेशे का वह गुण कौन सा है जो अपनी पूर्व लंबाई यानी कि जैसे उसकी लंबाई पहले थी वैसे अब हो जाती है, प्राप्त कर लेता है। तो क्या कहलाता है वो, प्रत्यास्थता कहलाता है, चमक कहलाता है, ज्वलनशीलता कहलाता है या आम्लता कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रत्यास्थता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको कैसे जानते हैं, प्रत्यास्थता होती है आपकी इलास्टिसिटी। क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, क्लियर है आपको। आप लोगों ने इलास्टिक देखी होगी, अगर उसको आप लोग खींचते हो, या आप लोगों ने रबड़ तो देखी होगी जो मिठाई वगैरह में होती है वो भी तो इलास्टिक होती है। आप उसको खींचोगे वो अपनी खिंच जाएगी जितना होगा, फिर अगर आप उसको छोड़ देते हो तो अपनी पूर्व अवस्था में तुरंत वापस आ जाती है। वही होती है आपकी इलास्टिसिटी, जिसको हम प्रत्यास्थता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका तंतुओं के आपस में जुड़ने की विशेषता क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। समानता कहलाता है, घनत्व कहलाता है, परस्पर सटने की क्षमता कहलाता है या विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। तो देखिए आप लोग, बात हो रही है किसकी, तंतुओं के आपस में जुड़ने की जो विशेषता यानी कि जो क्वालिटी होती है ना वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है परस्पर सटने की क्षमता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोहेसिवनेस ऑफ स्पेनेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका लैपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है, तो आपको ये बताना है लैपेट बुनाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ताने के रेशों के एक सेट की होती है, बाने के रेशों के एक सेट की आवश्यकता होती है, दोनों की होती है, या ताने के रेशों का एक सेट और बाने के रेशों के 2 सेट की आवश्यकता होती है। तो जो आपकी लैपेट बुनाई होती है ना, लैपेट बुनाई में तानों के रेशो को तो एक सेट चाहिए और बाने के रेशो के 2 सेट चाहिए होते हैं। जैसे ताने का रेशा हमारा लंबाई का होता है, बाने का हमारा कौन सा होता है, चौड़ाई का होता है।
ताने का एक रेशा, बाने के दो रेशे, तो ये होती है आपकी लेपर्ड बुनाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बुनाई में दो तंतु ताना और दो तंतु बाना होते हैं, यानी कि यहाँ बराबरी चल रही है, दो तंतु ताना है और दो तंतु किसके हैं, बाने के हैं। ऑप्शन में है स्ववील वीव है, डॉबी वीव है, डबल वीव है या प्लेन वीव है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। तो बताइए आप लोग आंसर जल्दी से कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो आपका कौन सा है, दो तंतु ताने के, यानी कि दो तंतु ताने के लिए जा रहे हैं, दो तंतु आपके बाने के लिए जा रहे हैं, तो ये कहलाती है आपके डबल वीव। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। और ये धागे ऊपर और नीचे एक दूसरे से ऐसे मतलब इस तरीके से पूरा व्यवस्थित करते हैं जिससे एक साथ एक ही टाइम में एक दूसरे के ऊपर दो वस्त्र बुने जा सके। ठीक है, तभी तो इसको ड्यूल वीव के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाटिक, टाई और डाई और इक्कत छपाई के प्रकार होते हैं। बाटिक हो गया, टाई एंड डाई हो गया और इक्कत छपाई, ये किसके प्रकार हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग के हैं, प्रतिरोध प्रिंटिंग के हैं, शोधन छाप है या आपका वर्डक छाप है। तो बात हो रही है किसकी, बाटिक, टाई एंड डाई और इक्कत छपाई। देखिए बाटिक में आप क्या करते हो, कलर को क्या करते हो बीच में मतलब आने नहीं देते हो, मोम वगैरह लगाते हो। टाई एंड डाई में भी ऐसे ही आप लोग करते हो कि अवरोधक का यूज करते हो, अवरोधक और प्रतिरोध एक ही हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। प्रतिरोध को हम किस नाम से जानते हैं, रीसेट पेंटिंग के नाम से जानते हैं। मैं लिख देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्या होती है ये, रीसेट पेंटिंग होती है जिसमें हम अवरोधक का यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगी आपकी रीसेट पेंटिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अवरोधक का यूज करते हैं। इसमें अवरोधक कहीं पे आपका धागा होता है, कहीं पे मोम होता है, कहीं पर मड यानी कि मिट्टी भी आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना क्या कहलाता है। मान विरोधाभास कहलाता है, मान छाया कहलाता है, टिंट कहलाता है या छाया कहलाता है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्या है, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना क्या कहलाता है। देखिए आपने क्या लिया, कोई कलर लिया, जैसे आपका ये आपका महरून कलर है। कौन सा कलर लिया आपने, महरून कलर लिया। अगर महरून, एक सेकेंड देखिए, जैसे आपने क्या लिया, रेड कलर लिया। कौन सा लिया, रेड कलर आपने लिया। अगर हम रेड कलर में क्या मिक्स करते हैं, रेड कलर में हम व्हाइट कलर मिक्स करते हैं, तो ये इसका टिंट कहलाएगा। क्या कहलाता है, इसका टिंट कहलाएगा। और जब हम रेड कलर में व्हाइट मिक्स कर देंगे तो ये पिंक कलर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम रेड कलर में ही ब्लैक कलर मिक्स कर दें तो ये शेड कहलाता है, तब ये महरून कलर बन जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है आपको। तो बात हो रही है उसका मान हल्का करने के लिए, तो हल्का मान तो पिंक वाले में हो रहा है, तो पिंक वाले को हमने क्या कहा, हमने शेड नाम, हमने क्या नाम दिया, हमने इसको टिंट नाम दिया है। क्या नाम दिया, किसी कलर में व्हाइट कलर को मिलाना टिंट कहलाता है, किसी कलर में ब्लैक कलर को मिलाना उसका शेड कहलाता है। तो बात यहाँ हो रही है हल्का मान करने के लिए, तो यहाँ टिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ की पॉइंट दिया हुआ था आपका सफेद रंग, और वहीं आपका गहरा मान होता, अब काला रंग होता, तो वहीं आपका आंसर क्या हो जाता, छाया हो जाता, यानी कि शेड। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गरेबान, गिरेबान जहां कॉलर मिलती है उस रेखा को क्या कहा जाता है, यानी कि उस लाइन को क्या कहा जाता है जहां आपकी गिरेबान कॉलर मिलता है। रोल लाइन कहा जाता है, नेक लाइन कहा जाता है, ग्रेड लाइन कहा जाता है या कॉलर लाइन कहा जाता है। तो बात हो रही है किसकी, गिरेबान की, जहां कॉलर मिलता है। तो जहां आपका कॉलर मिलता है उस एरिया को हम, उस रेखा को नेक लाइन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको देखिए क्वेश्चन अपने मतलब अपने स्कोर जोड़ते जाना है कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और लास्ट में आपका अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। क्वेश्चन है आपका, फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव इनमें देखा जाता है। तो फैशन और शैली यानी कि फैशन और स्टाइल से सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है। ठीक है, बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, पुरुष होते हैं, युवा होते हैं। तो युवा ज्यादा होते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। युवाओं को ज्यादा फर्क पड़ता है कि कौन सा फैशन ट्रेंड में चल रहा है और क्या कौन सा स्टाइल आजकल ट्रेंड में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका,
छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निमित्त आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिलाई पटल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल है, बेलनाकार है, बांह से दूरस्थ है या अंडाकार है। ठीक है, तो बात हो रही है छोटे मुड़े हुए और विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई करने के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं? बेलनाकार का करते हैं, बेलनाकार मशीन पटल का। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? बेलनाकार प्रकार के मशीन पटल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डार्ट को ध्रुवीय बिंदु कहा जाता है तक खींचा जाता है, ये बताना है। फ्रेंच डार्ट को, फिश डार्ट को, डिजाइनर डार्ट को या ड्रेस मेकर डार्ट को? देखिए कौन सा डार्ट ऐसा जिसको ध्रुवीय बिंदु, यही आपका क्या है की पॉइंट है। तो ध्रुवीय बिंदु को किसका खींचा जाता है? फिश डार्ट होगा। देखिए फिश डार्ट आपका ऐसा ही तो होता है। देखिए फिश डार्ट आपका कैसा होता है? फिश डार्ट आपका इस टाइप से होता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इसको ध्रुवीय बिंदु तक ही पूरा खींचा जा रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इस टाइप से बना देती हूँ मैं। ये पूरा क्या किया जा रहा है इसको? ये एकदम पतला सा होता है, इसको ध्रुवीय बिंदु तक पूरा खींचा जा रहा है ना, तो यही क्या आ रहा है? यही आपका फिश डार्ट कहलाता है। ये दोहरी नोक वाला डार्ट हम इसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका टर्सल प्रयास है, तो आपका जो टर्सल प्रयास होता है वो क्या होता है? टर्सल इफेक्ट क्या कहलाता है ये बताना है। झुकाव या बैठना कहलाता है, उठना, टांग पैर की गति कहलाता है, उठना या खींचना कहलाता है या रोकना कहलाता है। तो बात हो रही है किसकी? बात हो रही है आपकी टर्सल प्रयास की। तो जो टर्सल प्रयास होता है वो झुकाव होगा, बैठना होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो आपके वो होते हैं ना गृह व्यवस्थापन क्रिया में के एफर्ट्स हैं ये, तो इसमें होता है एक तो आपका मानसिक प्रयास होता है, शारीरिक प्रयास होता है, पैडल प्रयास होता है, दृश्य प्रयास होता है और टर्सल प्रयास होता है। टर्सल प्रयास में तो आपका क्या आ जाता है? झुकना, बैठना, ये सब आ जाता है। मानसिक प्रयास यानी कि जैसे पता ही चल रहा है मेंटल एफर्ट्स, तो इसमें तर्क करना, डिसीजन लेना, सोचना, याद रखना, लर्निंग करना, तो ये सब आ जाते हैं मेंटल एफर्ट्स में। और जो आपके फिजिकल एफर्ट्स होते हैं यानी कि शारीरिक प्रयास, इसमें आपके क्या होता है? जिसमें आपका शरीर कार्य कर रहा है, जैसे बर्तन धोना, किसी चीज को ढकना और जो भी घरेलू कार्य हैं उनको करना। पैडल प्रयास में देखा जाए तो पैडल एफर्ट्स में आ जाते हैं आपके, जहां आपका क्या होता है? पैरों का काम हो रहा है, खड़ा होना, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, उठ रहे हो, तो ये क्या हो जाता है आपका? पैडल प्रयास। इसी तरह आपका इसमें आ जाता है एक दृश्य प्रयास जिसको हम बोलते हैं विजुअल एफर्ट्स, इसमें आपके देखना आ जाता है। और टर्सल प्रयास तो आपको पता है इसमें झुकना और बैठना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है आपको? क्वेश्चन है आपका अगला, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप क्या होता है? ब्याज है, किराया है, लाभांश है, सेवाएं है। प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है यह कहलाता है उसका लाभांश। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है जैसे जैसे आय में क्या होती है? वृद्धि होती है, निम्न पर होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता है। इनकम क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। व्यय क्या हो रहा है आपका? व्यय क्या हो रहा है आपका? एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? इसमें कमी आ रही है। तो किसमें कमी आती है? दवा में, भोजन में, आवास में या वस्त्र में? तो जो कमी आती है वो आती है किसमें? भोजन में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी परिवार का लाभ नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का कौन सा लाभ नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। उच्च जीवन स्तर है, व्यक्तिगत विकास का अवसर है, सामाजिक सुरक्षा है या आत्मनिर्भरता है? देखिए न्यूक्लियर परिवार का, न्यूक्लियर फैमिली का लाभ नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे तो उच्च जीवन स्तर होगा, ठीक है, ये बात ठीक है। व्यक्तिगत विकास का अवसर भी होता है, आत्मनिर्भरता भी होती है। क्या नहीं होती है? तो सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं तो हाई लिविंग स्टैंडर्ड भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी मिलती है खुद के डेवलपमेंट को, पर्सनल डेवलपमेंट को, ठीक है, आत्मनिर्भरता भी आ जाती है, पर सामाजिक सुरक्षा जो होती है ना वो नहीं मिल पाता, यानी कि सोशल सेफ्टी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अबगार
स्कोर नापता है, तो जो आपका अबगार स्कोर होता है ये क्या नापता है? जन्म भार को, श्वास स्तर को, त्वचा का पीलापन को, या हृदय गति को? तो जो आपका अबगार स्कोर होता है ये नापता है जन्म भार को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु का जब जन्म होता है उसके तुरंत बाद 1 से 5 मिनट के अंतर ही अबगार मतलब जो होता है ना अबगार टेस्ट वो किया जाता है। ये 1 मिनट का स्कोर बताता है कि जन्म जन्म की प्रक्रिया में शिशु कितना स्वस्थ है, कितना हेल्दी है, अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो है नहीं है, नॉर्मल हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का लाभ क्या है, आपको ये बताना है। आवश्यक कार्य को प्राथमिकता दी जाती है, आराम एवं मनोरंजन हेतु विश्राम का समय मिल जाता है, पीक वर्कलोड अत्यधिक कार्यभार से बचा जा सकता है, ये सभी विकल्प सही। देखिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो जो हमारे इंपॉर्टेंट कार्य हैं, आवश्यक कार्य, उसको हम पहले कर सकते हैं, ये बात तो हमारी ठीक है। आराम हो गया, हम रेस्ट भी आराम से कर पाएंगे, अपने मनोरंजन भी कर पाएंगे आराम से, उसका भी हमें टाइम मिल जाएगा, ये भी ठीक है। पीक वर्कलोड अत्यधिक कार्यभार से बचा जा सकता है, यानी कि हमारा ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा काम का बर्डन हमारे साथ एक ही बार आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट पहले ही कर लेते हैं कि हमको इतने टाइम में ये काम करना है, ये काम हमें पहले करना है, ये काम हमें बाद में करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मुंडेल ने व्यक्ति का कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन है 3 भागों में विभाजित किया है, 5 स्तरों पर विभाजित किया है, परिवर्तनों में कई सुधार है, संख्या में कुछ है। देखिए क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, इसमें 3 भागों में तो विभाजित किया है, पर इसके जो स्तर हैं, आपको स्तर बताने की स्तर कितने हैं इसमें। तो मंडेल ने व्यक्ति के कार्य पद्धति में जो सुधार के परिवर्तन के स्तर बताए हैं वो 5 स्तर बताए हैं। कितने? 5 स्तर बताए हैं, 5 लेवल बताए हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्तर है कि मूवमेंट में चेंज करना, यानी कि हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन करना, और दूसरा स्तर इसका तैयार उत्पाद में ही परिवर्तन कर देना। थर्ड है उत्पाद में परिवर्तन करना। ठीक है, किसमें? उत्पाद में परिवर्तन करना। जैसे कार्य सरलीकरण उत्पाद में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है, जैसे चटनी पीसने हम सिलबट्टे का यूज नहीं करेंगे, हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह कच्चे माल में परिवर्तन कर देना, एंड लास्ट है आपका उपकरण में परिवर्तन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में किसका यूज किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का, सिरका का, अमोनिया का, या ब्लीच का? तो जो आप लोग सिंक में, सीमेंट में, फर्श में जो दाग लग जाते हैं ना, उसको हटाने के लिए आप ब्लीच का यूज करते हो। किसका? ब्लीच का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में 4 मुख्य सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए हैं। तो प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन के जो आपके 4 मुख्य प्रिंसिपल हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, आपको ये बताना है। मिल्डर हॉटन के द्वारा, रस्किन के द्वारा, जॉन ड्यू के द्वारा, या जेपी लिगन्स के द्वारा? तो ये दिए गए हैं आपके जेपी लिगन्स के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन होता है? बात कौन सी हो रही है? लिखी और छपी सामग्री की। श्रव्य होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो सुनने वाली सामग्री है, इसमें आपका रेडियो आ जाएगा। दृश्य होगा, इसको हम देखते हैं, दृश्य श्रव्य साधन या कोई नहीं। तो दृश्य श्रव्य होगा नहीं, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका लिखित और छपी सामग्री होते हैं इसको हम देख ही तो सकते हो, ऐसा तो नहीं देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, या केवल सुन ही रहे हो। तो आपका दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आ जाएगा। देखिए जो आपकी श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो एड है, इसमें आपका रेडियो आ जाएगा, और जो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है इसमें आपका टेलीविजन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं हैं। तो क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं कौन सी हैं, आपको ये बताना है। स्वीकार करना, प्रभावित करना है, निर्मित करना, प्रारूप करना है, प्रत्यय स्मरण करना, व्याख्या करना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका बात हो रही है क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक की क्रियाओं की, तो ये होता है निर्मित करना और प्रारूप यानी कि पैटर्न बनाना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और जो आपके क्रियात्मक विकास होते हैं, क्रियात्मक विकास से मतलब होता है जो आपकी मसल्स होती है ना, इनमें नियंत्रण पाना। और जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, इनमें क्रियात्मक योग्यताएं और कौशल का विकास क्या कहलाता है? आपका क्रियात्मक विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। तो देखिए, अगर कहीं भी पूछे शैशवावस्था क्या है तो आप कितना बताओगे? तो आपका आंसर होगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अगर पूछ लिया जाए हरलॉक के अकॉर्डिंग तो वहीं आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। देखिए, अलग अलग वैज्ञानिक ने क्या बताया, सारी एजेस को अलग अलग बताया, पर अगर किसी वैज्ञानिक का नाम लेकर पूछा तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें बताना पड़ता है। तो हरलॉक के अनुसार जो शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो कैसा अध्ययन है जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का? मानसिक अवस्था का है, व्यवहार का है, चेतना का है, व्यवहार का है या मन का है? तो जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो व्यवहार का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन सी क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन में क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल एंड लास्ट है हमारा प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो देखिए, ब्रूनर ने अपनी अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास में। इसमें क्रियात्मक प्रतिनिधान भी है और आपका प्रतिमा प्रतिनिधान भी है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान में क्या नहीं है? तो इंद्रिय गतिकाल नहीं है, यानी कि सेंसरी डेवलपमेंट को इन्होंने नहीं बताया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है आपका, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआई टैग के आमाशय की पेशियों के कार्यशीलता को कम कर देता है? ये बताना है आपको। प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है या इंसुलिन है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि एस्ट्रोजन। जो गर्भावस्था के दौरान होता है ना, तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? जीआई ट्रैक के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है। यह परिभाषा किसने दी है? मन ने दी है, ऑलपर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा है, वैलेंटाइन के द्वारा परिभाषा दी हुई है या म्यूर हेड के द्वारा परिभाषा दी हुई है? तो वैलेंटाइन के द्वारा परिभाषा दी हुई। इन्होंने ही बताया कि व्यक्तित्व जो होता है जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग होता है। ये किसने बताया? वैलेंटाइन ने बताया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक्टोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर होते हैं। तो जो आपके एक्टोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग होते हैं कैसे होते हैं आपको ये बताना है। गोल मटोल मोटे होते हैं, भारी तथा लंबे होते हैं, लंबे और पतले होते हैं, नाटे और भारे होते हैं। देखिए, आपके इसके 3 टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड क्या होता है? एंडोमॉर्फिक। तो जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, एक्टोमॉर्फिक वाले जो पर्सन होते हैं लंबे होते हैं और पतले होते हैं। इसमें तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पर यहीं पे अगर जो आपके मीजोमॉर्फिक वाले पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी मांसपेशियां कैसे होते हैं? एकदम अच्छे होते हैं, वो नाटे होते हैं और भारी समझ। उनकी एक तो हाइट मतलब नॉर्मल होती है। कैसे होती है? नॉर्मल होती है। और वो शरीर से कैसे होते हैं? उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ठीक है, तो आप उसको नाटे तथा भारी समझ सकते हो। इतने नाटे भी नहीं होते, नॉर्मल हाइट में होते हैं। और जो आपके एंडोमार्फिक होते हैं, एंडोमार्फिक तो ये समझ लीजिए गोल मटोल से होते हैं। ठीक है, गोल मटोल से और मोटे से होते हैं, तो ये आपके एंडोमार्फिक होते हैं। और एक्टोमार्फिक लंबे होते हैं, पतले होते हैं। और अक्सर ये मतलब रिसर्च में पाया गया है, जो आपके एक्टोमार्फिक पर्सन होते हैं वो आपके इंट्रोवर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद में रहना, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और जो आपके एंडोमार्फिक पर्सन होते हैं वो रिसर्च में पाया गया कि वो आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब लोगों के साथ बातचीत करने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में ज्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, IEC क्या है?
IEC का पूर्ण रूप है, यानी कि आपको IEC की फुल फॉर्म बतानी है कि क्या हो जाएगी। ऑप्शन में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट काउंसिल है, इंडियन इकोनॉमिक काउंसिल है, या इंफॉर्मेशन एजुकेशन तथा कम्युनिकेशन है। तो बात हो रही है IEC की, तो जो IEC की फुल फॉर्म होती है वो होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग स्कोर में जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। और आप लोग को एग्जाम पास में है, आने ही वाला है, तो आप लोग को इस टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।